गुड इवनिंग क्लास। मोस्ट ऑफ अस हैव गैदर्ड, और साथ साथ में अपनी अटेंडेंस भी दे देना जरूर जिन्होंने नहीं दी है। एक पेज मैंने पोस्ट किया था। आई हैव पोस्टेड वन पेज रिगार्डिंग सर्टेन एविडेंसेस जो इस पेज में रीड किया होगा तुम लोगों ने। This is evidences from biochemistry. And whenever we say biochemistry, that means कि हम लोग बायोमोलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। बायोमोलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स। तो हम सब जानते हैं कि सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रोटोप्लाज्म एक जैसा ही होता है। डीएनए भी एक ही न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ है। एडेनिन, गुआनिन, थायमीन, साइटोसिन, यूरेसिल, ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, they are also same in every organism. There is no difference. The basic chemical composition is same. The only difference lies in the sequence of the nucleotides, because that will give the diversity. लेकिन जो basic structure है वो same है। किसी भी घर को बनाने के लिए बेसिक चीज तो सेम ही रहती है। ईट, पत्थर, सीमेंट, वो सब तो सेम ही रहता है। The only thing is that कि the architecture is different. Similarly, the basic structure, the basic thing required to build the nucleic acid is same. The sugars, the nitrogenous bases, they remain same. The only thing difference lies in the sequence of the nitrogenous bases, sequence of the nucleotides that will vary among the organisms. और एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। अभी जब आगे मे भी हो सकता है जेनेटिक्स के अंदर एक टॉपिक आया है, होगा या आने वाला होगा, प्रोटीन सिंथेसिस का। तो प्रोटीन सिंथेसिस से पहले जो है आपको जेनेटिक कोड पढ़ाया जाएगा। उसके अंदर जेनेटिक कोड इज अ ट्रिपलेट कोडॉन। इट्स अ ट्रिपलेट कोडॉन फॉर द अमीनो एसिड। जैसे स्टार्ट कोडॉन हम लोग कहते हैं AUG। AUG इज द स्टार्ट कोडॉन। तो स्टार्ट कोडॉन जो होता है ट्रिपलेट कोडॉन। ट्रिपलेट कोडॉन का मतलब 3 बेसिस को साथ में लगाएंगे, दैट विल फॉर्म ट्रिपलेट कोडॉन। जैसे हम कहते हैं AUG, तो एडेनिन, यूरेसिल एंड गुआनिन। एडेनिन, यूरेसिल एंड गुआनिन, ये तीनों एक साथ में जब जुड़ते हैं तो ये ट्रिपलेट कोडॉन बनता है AUG। और ये ट्रिपलेट कोडॉन जो है, कोडॉन में 3 बेसेस आते हैं और ये हमें हेल्प करते हैं tRNA को आइडेंटिफाई करने में। मैसेंजर आरएनए के पास ये ट्रिपलेट कोडॉन्स होते हैं which help to identify the transfer RNA and hence the amino acid can be joined together to form the protein. क्योंकि जेनेटिक कोड सेम है। अगर मैं कहता हूँ कि AUG जो ट्रिपलेट कोडॉन है एनिमल्स के अंदर, अगर वो मिथ्योनिन अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में, मतलब सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो सेम ही चीज रहेगी। AUG अगर मिथ्योनिन के लिए कोड करता है तो उसी के लिए करेगा। जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। द मैकेनिज्म, द मशीनरी टू फॉर्म प्रोटीन सिंथेसिस is all same, but the only difference lies in the sequence of the nucleotides. Hence the mRNA differs, and hence what happens, the protein gets different. सेम एंजाइम्स हमें देखने को मिलते हैं
in different animals. Similar digestive enzymes are observed in different animals. हमने पढ़ा हुआ है कि भाई कैटल के अंदर भी जो काफ है, जो बछड़ा है कैटल का, उसके अंदर भी जो स्टमक से रेनिन एंजाइम को इजीली हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं. तो एंजाइम इज सेम, चाहे वो एनिमल का स्टमक हो चाहे वो ह्यूमन का स्टमक हो, द एंजाइम इज सेम. एंजाइम रेनिन वगैरह इज ऑल सेम. ऐसे ट्रिप्सिन और एमाइलेजेस भी सेम आ रहे हैं. हार्मोन्स भी केमिकली और फंक्शनली बहुत सिमिलर हैं एनिमल्स के बीच में. इंसुलिन हार्मोन को हम लोग जो ह्यूमन में पढ़ते हैं इंसुलिन हार्मोन, यही इंसुलिन हार्मोन हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम डॉग, फ्रॉम कैटल, और सेम रहता है. ये सेम उसका स्ट्रक्चर रहेगा, सेम उसका फंक्शन भी रहता है. और बायोकेमिस्ट्री में अगर ब्लड ग्रुप्स की बात करें तो ए बी ब्लड ग्रुप इज फाउंड इन एप्स आल्सो एंड ह्यूमंस आल्सो. तो एप से मिलता है तो ह्यूमंस में तो मिलता ही है, एप से भी मिलता है, चिंपैंजी और गोरिल्ला के अंदर भी मिलेगा ए एंड बी ब्लड ग्रुप. लेकिन मंकीज में नहीं मिलता. ये बात बताता है कि वी आर क्लोजर टू एप्स एंड नॉट टू मंकीज. We are not closer to monkeys, we are closer to apes. ये बात यहाँ पे प्रूव होती है. ब्लड प्रोटीन्स जो हम टेस्ट करते हैं, when we test blood proteins, जिसको हम सीरम टेस्ट कहते हैं, प्रेसिपिटेंट टेस्ट कहते हैं. सीरम का मतलब वही ब्लड प्लाज्मा. जब हम लोग ब्लड प्लाज्मा से प्रोटीन्स का टेस्ट करते हैं तो देखा कि हमने काफी सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है प्रोटीन्स में. डिफरेंट एनिमल्स की प्रोटीन्स में काफी सिमिलैरिटी देखने को मिलती है, और इसी सिमिलैरिटी के बेसिस पे हम ये कुछ आइडिया लगा पाए हैं कि बर्ड्स जो हैं वो क्रोकोडाइल्स के नजदीक हैं दैन टू अदर रेप्टाइल्स. अब नियर टू क्रोकोडाइल्स का जो मतलब है यहाँ पे वो ये है कि जो प्रोटीन्स हैं वो बर्ड्स की और क्रोकोडाइल्स की काफी सिमिलर देखने को मिली, इसलिए ऐसा बोला गया. और नियरर टू क्रोकोडाइल्स का बोलने का मतलब ये है कि बर्ड्स और क्रोकोडाइल का जो एंसेस्टर है वो कॉमन है, वो बहुत कॉमन रहा है. बाकी और किसी रेप्टाइल के साथ इतनी सिमिलरिटी देखने को नहीं मिल रही है. ह्यूमन बींग्स, वो बताया मैंने कि दे आर सिमिलर, दे आर वेरी नियरर टू चिंपैंजी एंड गोरिल्ला दैन टू अदर एनिमल्स लाइक मंकीज. और यहाँ पे जो मैंने वर्ड यूज किया ओल्ड वर्ल्ड एंड न्यू वर्ल्ड मंकी. तो ओल्ड वर्ल्ड मंकीज वो होते हैं जो एशियन और अफ्रीकन मंकीज होते हैं. एशियन एंड अफ्रीकन मंकीज आर ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, और न्यू वर्ल्ड मंकीज वो होते हैं जो अमेरिकन मंकीज होते हैं, क्योंकि अमेरिका की खोज बाद में हुई थी, इसलिए न्यू वर्ल्ड मंकी को बोला गया है अमेरिकन मंकीज, तो न्यू वर्ल्ड मंकीज कहते हैं. और एशियन और अफ्रीकन मंकीज को हम लोग ओल्ड वर्ल्ड मंकीज कहते हैं. फिलहाल मंकी कोई भी हो, चाहे ओल्ड वर्ल्ड हो चाहे न्यू वर्ल्ड हो, और ह्यूमन बीइंग्स उसके क्लोजर नहीं. ह्यूमन बीइंग्स आर क्लोजर टू चिंपैंजी एंड गोरिल्ला, बिकॉज यहीं पे हमें प्रोटीन्स जो है सेम देखने को मिलती है, काफी सिमिलरिटी देखने को मिलती है. और सिमिलरिटी की अगर हम बात करें तो these 2 points will make you more clear कि साइटोक्रोम सी जो प्रोटीन है वो चिंपैंजी और ह्यूमंस में एकदम सेम है, एकदम सेम, विदाउट एनी अमीनो एसिड डिफरेंस. टोटल सिमिलैरिटी. और हीमोग्लोबिन भी इफ यू सी, मैन एंड गोरिल्ला हीमोग्लोबिन is differing only by one amino acid. सिर्फ एक अमीनो एसिड से डिफर करता है. All amino acids are same, only one amino acid is different. So this makes the apes more closer to the humans. These evidences, है ना. वैसे तो हम लोगों ने, वैसे तो और भी तरीके हैं एविडेंस निकालने के, नो डाउट, लेकिन when we study the proteins of the body, when we study the molecules of the body, molecules like proteins की बात कर पाएंगे वह, because nucleic acids code for RNA and RNA translate into proteins. So that is why अगर हम
यहाँ पे कंपैरिजन भी कर रहे हैं तो वी आर टेकिंग प्रोटीन्स इनटू कंसिडरेशन बिकॉज दे आर अ रिजल्ट ऑफ जेनेटिकल फंक्शन। जीन का फंक्शन है, वही प्रोटीन बना रहा है ना, तो इसलिए प्रोटीन्स कंपैरिजन इज मच बेटर बिकॉज न्यूक्लिक एसिड जो है वो उसमें क्लोजनेस प्रोटीन्स के बेसिस पे हम इजीली क्लियर कर सकते हैं, है ना। अपार्ट फ्रॉम प्रोटीन्स वी गो फॉर टेक्सोनॉमिकल एविडेंसेस। ये छोटा सा एक एविडेंस है बस, ये एज सच क्या है ये मैंने इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सपोज अगर क्वेश्चन रहता है कि फिश, frog, lizard, birds, humans are grouped together into vertebrates. Why? Because they all have vertebral column. We all know that, है ना। तो which type of evidence is this? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि these animals have been grouped in a particular group because they have got this similarity, so what type of evidence is this? Then the answer becomes taxonomical evidence. Just for that sake I have written these few lines, so you can just make out कि उसको किस में रखना है, because उस केस में फिर आप homologous नहीं बात कर पाओगे, you cannot take off embryological, you cannot take off biogeographical, so we have to give it just this term will be used taxonomical evidences. Evidence from genetics देखें तो जेनेटिक्स का मतलब है कि भाई जीन्स में कोई चेंज आया हो। तो फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल लेके बात कर रहे हैं यहाँ पे, रैबिट्स जो थे दे वर इंट्रोड्यूस्ड ऑन द आइलैंड ऑफ पोर्टो सैंटो। पोर्टो सैंटो इज अ आइलैंड फ्रॉम आइलैंड ऑफ पोर्चुगल। इट्स अ पोर्चुगल आइलैंड, या तो पोर्चुगल आइलैंड जो है यहाँ पे 15th सेंचुरी में rabbits were introduced. Rabbits were introduced on this island Porto Santo in the 15th century. And today we find that these rabbits have undergone change. What changed? Their color, their size has become different, or they are not breeding with the parental stock. I mean, the stock which was introduced at that time, the parental stock, because parental stock तो आज भी हमारे पास है different countries में. So when we try to breed it with the parental stock, तो ये breed नहीं करता है, इसका मतलब it has formed a new species, and it is an example of mutation that the rabbits introduced on the island of Porto Santo in the 15th century have undergone mutations and have resulted into formation of a new species. Because why? Because you know that reproductive isolation को use करके we can check कि नई species बनी है या नहीं बनी है, and they are not reproducing with the parental stock, and this proves that they have become totally different, and it's an example of mutation. जब भी कोई ऐसा ऑप्शन आता है, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि भाई म्यूटेशन हो गया है वगैरह वगैरह, तो इसको फिर हम कौन से एविडेंसेस में रखें, तो यू कैन गो फॉर द ऑप्शन एज एविडेंसेस फ्रॉम जेनेटिक्स. We have discussed an example of natural selection, industrial melanism. नेचुरल सिलेक्शन में ही अभी तीन एग्जांपल्स हम और लेके चल रहे हैं, एंड ये जो एग्जांपल है दिस शोज कि ह्यूमन इंटरवेंशन has resulted in the evolution of species.
human intervention has resulted in the evolution of species. कैसे? How? तो हुआ क्या कि 1950s की बात करें, इन द 1950s मॉस्किटोज को किल करने के लिए a chemical was used and that was DDT. DDT और जो एग्जाम्पल बता रहा हूं that is DDT resistant mosquitoes. (1950s) में हमने 1950s में एक प्रोग्राम हमारे इंडिया में चला, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, NMEP. National Malaria Eradication Program. This program was to, used to remove all the mosquitoes को kill करना, because कोई disease फैलेगी obviously, तो इसलिए उसको खत्म करना पड़ेगा. तो ये नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन, मलेरिया को खत्म करने के लिए ये प्रोग्राम इंडिया में लॉन्च हुआ. जैसे कि हमारे पास फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलता है, वैसे हमारे पास डिजीज को रिमूवल के लिए भी प्रोग्राम चलता है. इस प्रोग्राम का जो केमिकल था वो DDT था, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन. दिस केमिकल किल्स द मॉस्किटोज डेफिनेटली, और उस समय भी इसने बहुत सारे मॉस्किटोज को किल किया. लेकिन आज जब हम इस DDT को यूज करते हैं तो कोई भी मॉस्किटो जो है वो किल नहीं होता है, कोई भी मॉस्किटो किल नहीं होता है आज अगर हम DDT को यूज करते हैं. रीजन बिकॉज DDT की प्रेजेंस में कुछ ऐसे मॉस्किटो सिलेक्ट हो गए हैं जिनमें म्यूटेशन होगा. क्योंकि इसका रीजन हो जाएगा कि बिकॉज म्यूटेंट mosquitoes were selected. जैसे इन्वायरमेंट मिला DDT का, तो जिनमें म्यूटेशन था वो सिलेक्ट हो गए, और आज उन्हीं की पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है मॉस्किटोज की. ऑल दीज मॉस्किटोज आर एक्चुअली रेजिस्टेंट टू DDT, एंड आज आप DDT यूज करोगे तो मॉस्किटोज किल नहीं होंगे. Why? Because they have become DDT resistant. They have become DDT resistant. क्यों? Because जो म्यूटेशन था, म्यूटेंट वाला, वो सिलेक्ट हो गया. The mutant variety, the mutant one has been selected, और आज उसी की पॉपुलेशन है. Mutations are pre-adaptive. They get selected when environment is changed.
म्यूटेशंस पहले से होते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है जब एनवायरनमेंट चेंज होता है। तो यहाँ पे उन मॉस्किटोज का सिलेक्शन हो गया जो डीडीटी के लिए रेजिस्टेंट थे, क्योंकि उनमें एक फेवरेबल म्यूटेशन था। लेकिन वो म्यूटेशन पहले एक्सप्रेस नहीं हो रहा था। म्यूटेशन पहले अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, तो तभी एक्सप्रेस कर पाएगा जब एनवायरनमेंट चेंज होगा। क्योंकि पहले म्यूटेंट मॉस्किटोज भी नॉर्मल मॉस्किटोज के साथ आराम से रहते थे, या नॉर्मल मॉस्किटोज म्यूटेंट मॉस्किटोज के साथ आराम से रहते थे। उन्हें नहीं पता कि म्यूटेशन वाले को नहीं पता कि मेरे में म्यूटेशन है, उसे थोड़ी पता है। लेकिन जब एनवायरनमेंट चेंज किया गया, जब एनवायरनमेंट चेंज हुआ, एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट दिया गया डीडीटी वाला, तो जो नॉर्मल मॉस्किटोज के साथ जो म्यूटेंट मॉस्किटोज भी आराम से घूम रहे थे वो सिलेक्ट हुए। ऐसे ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया का एग्जांपल सामने दे रखा है कि एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंट बैक्टीरिया आज सिलेक्ट हो गए हैं। दे हैव बिकम रेजिस्टेंट टू ड्रग, रेजिस्टेंट टू दी एंटीबायोटिक्स। क्यों? बिकॉज एंटीबायोटिक का एनवायरनमेंट दिया गया। अगर एंटीबायोटिक का एनवायरनमेंट बैक्टीरिया को नहीं दिया जाता तो बैक्टीरिया सिलेक्ट नहीं होता। बैक्टीरिया तभी सिलेक्ट हुआ है जब उसको एंटीबायोटिक का एनवायरनमेंट दिया गया। तो ये किसने दिया है? डीडीटी स्प्रे किसने करी? एंटीबायोटिक यूज किसने किया? ह्यूमंस। ह्यूमंस आर रिस्पॉन्सिबल। Humans are responsible for the selection, for the evolution. और जब मनुष्य रिस्पॉन्सिबल होता है तो उसको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। एवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, एवोल्यूशन बाय इंटरवेंशन ऑफ द ह्यूमंस। अगर मनुष्य डीडीटी स्प्रेड नहीं करता, मनुष्य एंटीबायोटिक्स यूज नहीं करता, तो आज रेजिस्टेंट मॉस्किटोज या रेजिस्टेंट बैक्टीरिया सिलेक्ट नहीं हो पाता, क्योंकि नेचर में तो डीडीटी ऐसे है नहीं, ठीक है ना। और नेचर में ऐसे एंटीबायोटिक्स नहीं है कि जो बैक्टीरिया को मारे। ये ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से हुआ है। और एक एग्जांपल और दिया हुआ है तुम्हें, हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट्स, या हर्बिसाइड टॉलरेंट या हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीड्स। हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीड्स ये बताती हैं कि आपने हर्बिसाइड यूज किया तो वीड को मारने के लिए यूज किया। We were using herbicide to kill the weeds. But what happens कि now the weeds have turned out to be resistant. Now the weeds have turned out to be resistant. Now if you use this herbicide, ultimately the weeds will not be killed, because resistant weeds have got selected and now the population consists of resistant weeds. तो फिर कैसे मारेंगे? अगर आज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया आ गया है या वीडीसाइड रेजिस्टेंट वीड आ गए हैं, तो फिर आप कैसे किल करेंगे? तो फिर बस यही तरीका हो सकता है कि अब हर्बिसाइड को नया खोजा जाए, अब एंटीबायोटिक को नया बनाया जाए। तो बस यही तो कर रहे हैं, रिसर्च चल रही है। एंटीबायोटिक्स एवरी डे कुछ नए बनते हैं, and now you can find different antibiotics in the market. कि आज ये वाला एंटीबायोटिक बहुत अच्छा है, ये वाला आजकल चल रहा है, या ये एंटीवायरल ड्रग आजकल चल रही है। तो ये जितना भी सब कुछ है, दिस ऑल इज ड्यू टू द ह्यूमन इंटरवेंशन। अगर मनुष्य नहीं करता यूज डीडीटी को या एंटीबायोटिक्स को, तो इन सब म्यूटेंट वेराइटीज का सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो जब कोई एवोल्यूशन ह्यूमंस के हाथों से हो जाता है तो उसको एंथ्रोपोजेनिक एक्शन बोलते हैं। और दूसरी बात कि ये जो एवोल्यूशन है बहुत ही कम टाइम में हुआ है। अगर हम बात करें नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम की, तो 1950s का और आज है 2020, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 60-70 ईयर्स का जो ये टाइम गैप है,
60-70 ईयर्स का जो ये टाइम स्लॉट है, तो इस टाइम स्लॉट में एवोल्यूशन हो गया। मतलब कि 50-60 साल में अगर कोई एवोल्यूशन हो जाता है तो उसको तो फास्ट ही बोलेंगे, क्योंकि एवोल्यूशन में नेचुरल सिलेक्शन अगर बोलें या डार्विन के हिसाब से, तो एवोल्यूशन इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, इट टेक्स टाइम, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशनरी चेंजेस हैं। But when the human intervention has been observed, when humans have interfered, that this has resulted in the evolution of these mosquitoes and weeds and bacteria in a very short span of time. और दूसरी बात, इन सब बातों से एक बात और चलती है पता, कि एवोल्यूशन इज एक्चुअली अ स्टोकास्टिक प्रोसेस। हमारी एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, और सामने जो आपको पेज स्क्रीन पे मेंशन किया उसमें दे रखा है। हाँ, आजकल हम कोई भी रिपेलेंट यूज कर रहे हैं, चाहे हम घर पे मॉर्टिन यूज करते हैं या ऑल आउट यूज करते हैं, still we find कि mosquitoes are there in the room। क्यों? Because definitely वो mutant varieties है जो हल्के हल्के select हो रही हैं, and again they will be selected and you will use a different repellent, फिर मार्केट में कोई और नया बन के आएगा। बस वही बात है, पहले कुछ पॉइजन यूज कर रहे थे, आज कुछ पॉइजन यूज कर रहे हैं, अब आगे जाके कुछ और जहर यूज करेंगे। तो जहर चेंज करते रहेंगे, बिकॉज म्यूटेंट वेराइटीज विल बी सिलेक्टेड एवरी टाइम। तो एवोल्यूशन इज अ स्टोकास्टिक प्रोसेस। स्टोकास्टिक मींस एब्रप्ट प्रोसेस, ABRUP, एब्रप्ट प्रोसेस। एब्रप्ट प्रोसेस है, क्योंकि मॉस्किटोज को नहीं पता था ना कि सिलेक्शन हो जाएगा, हमको भी नहीं पता था सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन उसका सिलेक्शन हो गया जो म्यूटेंट फॉर्म है। यानी ये एक चांस इवेंट पे बेस्ड है। चांस इवेंट का मतलब, चांस इवेंट का मतलब हो गया जैसे कोई ऐसा इवेंट जो नेचर ना कर रही हो डायरेक्टली, जैसे यूज ऑफ DDT नेचर का काम नहीं है, इट्स अ चांस इवेंट फॉर मॉस्किटोज। या हम कहें जो हमने एपिडेमिक्स, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, हंटिंग, किलिंग, ये सब चांस इवेंट्स होती हैं। इसमें जो मर गया वो मर गया, और जो जिंदा रहेगा वो रह गया। तो वही बात है कि यहाँ पे तो DDT रेजिस्टेंट DDT यूज करने के बाद म्यूटेंट्स का सिलेक्शन हो गया। मान लीजिए अगर उसमें म्यूटेशन नहीं होता तो फिर सारे के सारे मॉस्किटोज मर जाते, कोई बचता ही नहीं, ऑल मॉस्किटोज किल्ड। लेकिन कुछ मॉस्किटोज बच गए। क्यों? क्योंकि उनमें चांस म्यूटेशन। अच्छा, म्यूटेशन तो वैसे भी डायरेक्शन लेस होता है, उसका कोई पता तो होता नहीं होगा भी या नहीं होगा, रेयर होते हैं म्यूटेशन। तो चांस म्यूटेशन था, सिलेक्शन हो गया, और चांस इवेंट था, सिलेक्शन हो गया। मतलब इसमें कोई डायरेक्ट अभी नेचर का रोल नहीं आया। तो हम कहें कि ये जितने भी एग्जांपल्स हैं, DDT रेजिस्टेंट मॉस्किटोज, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीड्स, दिस इज एक्चुअली बेस्ड ऑन चांस इवेंट्स इन नेचर एंड बाय सिलेक्शन ऑफ चांस म्यूटेशंस। चांस की बात है, म्यूटेशन था तो सिलेक्शन हो गया, कोई बात है ना।
तो पॉइंट ये है कि इस वजह से, इस तरीके से हम कहते हैं कि एवोल्यूशन कोई डायरेक्टेड प्रोसेस नहीं है। एवोल्यूशन कोई डायरेक्टेड प्रोसेस नहीं है कि भाई एक ऐसा मतलब कि एक डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं अब मच्छर और बेहतर होंगे, अब मच्छर और बेहतर होंगे, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बेहतरी की ओर जाए, हमेशा जो है फेवरेबल चीज़ों की ओर जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। चांस म्यूटेशन है तो वो सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब कहने का ये है कि इसको और एग्जाम्पल लेके चलें तो ऐसा कह सकते हैं कि मान लो कि अगर दो काऊ हैं, एक बहुत अच्छा मिल्क देती है, दूसरा मिल्क नहीं देती लेकिन डिजीज रेजिस्टेंट है, मिल्क कम देती है लेकिन डिजीज रेजिस्टेंट। अब जब डिजीज फैली तो भले ही वो गाय मिल्क कम देती है लेकिन डिजीज रेजिस्टेंट थी तो सिलेक्ट हो गई, और जो गाय मिल्क बहुत अच्छा देती थी वो डिजीज रेजिस्टेंट नहीं थी तो मर गई। तो चांस था ना कि एडवांटेजियस काम भी कोई कर रहा था लेकिन फिर भी वो बच नहीं पाया और मर गया। तो ये चांस की बात। तो ऐसा नहीं कह सकते कि जो हाई मिल्क यील्डिंग काउ थी वो डिजीज रेजिस्टेंट भी होती, ऐसा नहीं कहा हमने कि भाई उस काउ के अंदर सारे गुण अच्छे होने चाहिए थे, ऐसा जरूरी नहीं है। डिपेंड करता है कि उस समय एनवायरनमेंट कैसा है। अगर एनवायरनमेंट हॉस्टाइल नहीं था तो दोनों रह रहे थे, जो मिल्क अच्छा भी दे रही थी और जो मिल्क अच्छा नहीं दे रही थी लेकिन डिजीज रेजिस्टेंट थी वो भी साथ में रह रही थी। लेकिन जैसे ही एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो एक फेवरेबल म्यूटेशन उस जो गाय में था जो डिजीज रेजिस्टेंट थी वो सिलेक्ट हो गई और वो बच गई। तो ये कोई डायरेक्टेड प्रोसेस नहीं है कि हमेशा बेहतरी की ओर जाना है। इट इज एवोल्यूशन इज नॉट अ डायरेक्टेड प्रोसेस इन द सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन, determination. So it is not a directed process. It is actually a stochastic process. It's an abrupt process based on chance events and chance mutations which get selected when the environment is changed. ऐसा साफ साफ एनसीईआरटी में लिखा है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सामने भी मेंशन। आई होप आप समझ गए। And now we are moving to an entirely different topic that is called Hardy-Weinberg principle. दो लोग Hardy and Weinberg, they gave this principle of equilibrium कि a population will not undergo evolution if the allelic frequency remains constant from generation to generation. Sir, which one is stochastic process, evolution or mutation? Stochastic process is evolution. Evolution is stochastic. Okay, sir. Mutation तो they are directionless, they are random. Chance So Hardy-Weinberg principle says that the population will remain constant, the allelic frequency remains constant from generation to generation,
or gene pool remains constant, then evolution will not take place. Now, first of all, we should understand the meaning of the term gene pool. What is gene pool? Yes, Pal, what is gene pool? Sir, What is a swimming pool? region of where we swim. जैसे Place of जैसे उस पूल के अंदर सारे लोग आ जाते हैं ना, yes, sir. ऑल स्विम टुगेदर, वैसे ही एक जीन पूल होता है. उस पूल में हम क्या करते हैं? वी यूज टू कलेक्ट ऑल द जीन्स एंड अलील्स टुगेदर एंड पुट इट. दैट बिकम्स जीन पूल. टोटल जीन्स, alleles in a population. Okay, total genes or total alleles in a population at a given time collected together forms gene pool. So in simple words, gene pool is collection of all the genes or alleles, okay, of a population at a given time. ठीक है ना? तो अब पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन बात करते हैं. अब यहाँ पे हम लोग पॉपुलेशन की बात करें. इंडियन पॉपुलेशन, अफ्रीकन पॉपुलेशन, ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन, या बहुत स्पेसिफिक आ जाए अगर अपने इस सिटी की बात करें तो दिल्ली की पॉपुलेशन. तो दिल्ली की पॉपुलेशन में जितने भी जीन्स और अलील्स हैं, अच्छा एक ही पर्टिकुलर स्पीशीज की बात कर रहे हैं, ह्यूमंस की बात कर रहा हूँ. अब ऐसा नहीं कि ह्यूमन के साथ डॉग और कैट के जीन भी जोड़ दिए, नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा. एक पर्टिकुलर स्पीशीज की बात कर रहा हूँ. For a particular species, all the genes and alleles collected together at a given time of a particular area is called gene pool. ये area to area बात करते हैं हम, ठीक है ना? और दो आंसर्स मेरे पास आए भी, जोया अली एंड जैस्मिन कॉर्के. तो they both are correct, very good. और ठीक, तो होता क्या है कि इस जीन पूल के अंदर when you collect all the genes together, all the alleles together, what do you find? There could be a frequency of a particular allele in that gene pool. Obviously, there could be a frequency. जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि भाई मेरी जो आज क्लास है ये MR6 बैच, इस MR6 बैच में अभिषेक नाम के कितने बच्चे हैं? तो मान लो अगर इस समय if I say the participants are 41, मुझे छोड़ के 40 हो गए, तो 40 स्टूडेंट्स में if 2 people are Abhishek, the frequency of Abhishek becomes 2/40, है कि नहीं? तो जितने अलील हैं एक पर्टिकुलर जीन पूल में, I mean जितने स्पेसिफिक अलील हैं, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं हाइट की बात करता हूँ तो टॉलनेस का अलील ले लेता हूँ, ठीक है ना? तो जितने भी टॉलनेस के अलील हैं एक पर्टिकुलर जीन पूल में अपॉन टोटल अलील्स जो हैं जीन पूल के अंदर, that will make the frequency of that allele की टॉलनेस का allele की फ्रीक्वेंसी क्या है. जितनी बार वो रिपीट कर रहा है, सीधी सी बात है ना, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? रिपीटेशन. जितनी बार एक allele रिपीट कर रहा है ना पर्टिकुलर जीन पूल, दैट बिकम्स द फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी वर्ड तो बहुत एक सिंपल सा वर्ड है, तो सभी को पता होता है क्या होता है फ्रीक्वेंसी का मीनिंग. तो अलील की फ्रीक्वेंसी जीन पूल के अंदर अगर कांस्टेंट है, if the frequency of allele is constant from generation to generation, जैसे मैं अगर कहता हूं कि टॉलनेस के अलील की फ्रीक्वेंसी जो है वो पिछली जनरेशन के अंदर सपोज 0.5 थी, और अभी की जनरेशन देखें अगर तो उसमें भी 0.5 ही आ रही है, और आगे वाली जनरेशन में भी हम अगर प्रेडिक्ट करें तो 0.5 ही आएगी. कहने का मतलब है कि अगर किसी की अलील की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, नो चेंज, तो वी से दैट इट इज
no evolution taking place in the population. If the frequency of allele remains constant from generation to generation, that means no evolution has taken place and the population is following Hardy-Weinberg principle. ये मान लो केस पर Sir, alleles means we will take a single allele or a pair of alleles. See, if I am talking about dominant allele, then becomes dominant. If talk about recessive allele, then becomes recessive. I mean, I have to take only one allele into consideration, either dominant or recessive. Not a pair, only a single allele. And raise your hand when you want to ask anything. I will unmute. Okay. Because बहुत स्ट्रेन देना पड़ता है मुझे सारे मैसेजेस के ऊपर एंड थोड़ी सी ना आईज में पेन शुरू हो जाता है. So if you want to ask anything, raise your hand. I'll unmute you. Okay. So gene pool remains constant. Genetic equilibrium occurs. ठीक है. Or sum total of all the allelic frequencies is sum total of all the allelic frequencies is 1 unity. ये भी देखा गया. तो इसको कैसे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं आज हम देखते हैं मैथमेटिकली. इसी मैथमेटिकली क्या कह रहे हैं हमारे हार्डी-वीनबर्ग कि P is the frequency of dominant allele. Suppose Q is the frequency of recessive allele. ठीक है ना. दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है. P is the frequency of dominant allele, Q is the frequency of recessive allele. Then according to Hardy-Weinberg equilibrium, what will happen? P plus Q is equal to 1. ये Hardy-Weinberg ने बोला कि sum total of the frequencies is equal to 1. अब allelic frequencies का मतलब dominant allele और recessive allele दो ही तो होते हैं. दो ही चीजें होती हैं, डोमिनेंट एंड रिसेसिव. दोनों अलील की फ्रीक्वेंसी जब आप ऐड करेंगे तो उसकी जो नंबर आएगी दैट विल बी 1. यूनिटी आना चाहिए. दिस इज द हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल. और सपोज P की अगर कोई फ्रीक्वेंसी आई, मतलब P की फ्रीक्वेंसी 0.5, तो आप Q की तो आप ऐसे निकाल लोगे 1 - 0.5 gives you 0.5 ओनली. तो इफ P की फ्रीक्वेंसी 0.5 इन दी प्रेजेंट जनरेशन, तो प्रीवियस जनरेशन में देखो 0.5 ही है अगर, तो इसका मतलब पॉपुलेशन हैज नॉट इवॉल्व्ड. ओके. और अगर चेंज हो गया, सपोज पिछले वाले में 0.3 थी लेकिन आज 0.5 मिल रही है, तो इसका मतलब पॉपुलेशन इज इवॉल्व्ड. वैसे तो मैथमेटिकली, वैसे तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग इट इज वेरी, आई मीन यू कांट से कि भाई पॉपुलेशन मे नॉट इवॉल्व. पॉपुलेशन तो कोई ना कोई एलील की फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहेगी, है ना. बट ठीक है, बट दिस इज अ मैथमेटिकल प्रिंसिपल फॉर इट. तो हमने पढ़ रखा है इसको. तो अगर हम कहते हैं कि हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल को कोई पॉपुलेशन फॉलो नहीं कर रही है, इसका मतलब इवॉल्व हो रही है. अगर कोई पॉपुलेशन हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रही है तो मतलब वो इवॉल्व हो रही है. तो अगर मैं कहता हूँ, अच्छा इसका स्क्वायर कर लेते हैं पहले जरा. P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ठीक है. तो P स्क्वायर क्या होता है? व्हाट इज P स्क्वायर? अब यहाँ पे चेंज हो गया माना सर. P तो था डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी. P स्क्वायर इज फ्रीक्वेंसी ऑफ homozygous dominant individuals. PQ is frequency of
heterozygous individuals. And Q square is frequency of homozygous recessive. तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि P और Q और P square और Q square में डिफरेंस होता है. When I say P, then it is dominant allele का frequency. And when I say P square, then it becomes the homozygous dominant individuals का frequency हो जाता है. ठीक है ना? चलो उससे पहले इस पे कुछ और आगे बढ़ने से पहले मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ ये स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. This statement is true or false कि evolution is a departure from Hardy-Weinberg equilibrium. Okay. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है और बहुत बच्चों के मेरे पास जो आंसर आए हैं ये बताता है कि यू ऑल हैव इजीली अंडरस्टूड. वैसे तो ये टॉपिक बॉटनी में भी आता है, मैम ने बताया होगा थोड़ा सा, बट जो भी है आपके ट्रू बता रहे हैं कि यू ऑल हैव अंडरस्टूड. तो चलिए फिर एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें. If the frequency of recessive allele is 0.4, find out the number of heterozygous individuals in a population of 200.
I received answer from Abhinav Chabda, Tanya Soni, Dhana Ankur, Ankur Pal, Kushagra, Zoya, Aman, Jasmine. तो कुछ बच्चों के आंसर जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, 960, 250. तो आई मस्ट टेल देम कि बेटा पॉपुलेशन में तो टोटल नंबर तो 200 ही है. जब लोग ही 200 हैं पॉपुलेशन में, तो फिर 960 और 250 कैसे आ सकता है आंसर? क्या कर कैसी कैलकुलेशन है? चलो पूछते हैं कि कैसे कैलकुलेट किया. Jasmine Kaur, can you tell me how you have calculated? Jasmine Kaur. Speak, you can tell me. You can speak. We have been given the frequency of Q as 0.4. We can calculate the frequency of P as 1 minus 0.4. That will give you 0.6. आपके पास Q है, आपके पास P आ गया. Now for heterozygous individuals you have to calculate 2pq. तो 2pq आप calculate करोगे, it will become 0.48. 2pq frequency of heterozygous individuals is 2pq. अगर कोई इसको pq मान के चलेगा तो गलत हो जाएगा. You have to take it as 2pq पूरा. तो frequency of heterozygous individuals जैसे आपके पास आएगा, now आपके पास individuals आ सकते हैं. Number of heterozygous individuals आपको सीधा पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी आ गई आपके पास. नंबर ऑफ हेटरोजाइगस इंडिविजुअल्स इज इक्वल टू 0.48 into 200. That will give you 96. आई होप सबको समझ में आ चुका है ये, और किसी को अब कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर किसी को कोई डाउट है तो वो भी शेयर कर सकता है, मुझसे पूछे. होमोजाइगस डोमिनेंट्स का नंबर एक पॉपुलेशन में 200 है. हेट्रोजाइगस का नंबर पॉपुलेशन में 400 है. होमोजाइगस रिसेसिव का नंबर पॉपुलेशन में 200 है. फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील. सेकंड क्वेश्चन.
Okay, three answers. Three answers that I have received from Kushagra Agarwal, Abhishek Singh, Zoya Ali, and now also from Abhinav Chhabra. Dhananjay, beta, total frequency one only. Sum total of the frequency is one. Dhananjay, sum total is one. So the answer cannot be more than one, Dhananjay. If you are getting it, because P plus Q is equal to one होता है. One से ज़्यादा तो आंसर कभी आना ही नहीं चाहिए. Ashok Fogart, wrong answer. Abhishek Singh, wrong answer. Rajul, wrong answer. Swatantra, wrong answer. Dhananjay, wrong answer. Priya Raj, correct answer. Abhishek Kumar, correct answer. Ankur Pal, wrong. Okay. अरे किसी की भी बता दो, किसी की भी बता दो, किसी की भी बता दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. वैसे मैंने डोमिनेंट की पूछी है, पी का मतलब डोमिनेंट होता है अशोक. इन केस अगर कोई बात नहीं, आप मुझे रिसेसिव की बता सकते हो. रिसेसिव की बता दो, पी की मैं आप कैलकुलेट कर लूंगा 1 से माइनस करके. नॉट अ बिग डील. आप दोनों की बता सकते हो, उसमें क्या. धनंजय, रॉन्ग आंसर. कलोनी, नियर अबाउट आंसर. लेकिन ये कैसे कैलकुलेट किया मुझे नहीं पता. यू मस्ट हैव यूज्ड कोई लॉग वॉग लगाया लग रहा तुमने कोई. स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आ रहा है. वैसे ये क्या होता है? -13 क्या होता है ये? व्हाट इज -13? क्या कर रहे हो तुम लोग? अमन कुमार, राइट आंसर. रिया राज, मुझे आप बताने की कोशिश करेंगी. ट्राइंग टू अनम्यूट यू. अगर आप बोल के बता सकें. सब पहले हमने फ्रीक्वेंसी निकाली क्यू स्क्वायर की 200/800. उसके बाद क्यू स्क्वायर थी और क्यू का मतलब अंडर रूट हो जाएगा 200/800 इक्वल टू 1/1/2. तो उसकी फ्रीक्वेंसी आ गई, 1 से माइनस कर देंगे तो हम क्या सीधा पी स्क्वायर से भी पी की फ्रीक्वेंसी भी डायरेक्टली लगा सकते थे, बना सकते थे भैया? जो आपने क्यू स्क्वायर से किया वो आप पी स्क्वायर से भी तो कर सकते थे ना. हाँ, वो भी कर सकते. तो फिर आपको 1 से माइनस नहीं करना पड़ता, इजंट इट? यस सर. कोई बात नहीं, बट आपने ठीक किया है. करेक्ट, शाबाश. बिल्कुल सही किया रिया ने. अमन कुमार, बोल के बताओगे मुझे कैसे किया?
अमन बोलो। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। अभिषेक कुमार। हाँ अभिषेक बोलो, कैसे किया था? सर पी की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए सर पी स्क्वायर जो 200 है ना, 200 बाई 800 करना पड़ेगा पहले तो। अच्छा ठीक। सर 100 में से निकालना पड़ेगा, फिर वो पी स्क्वायर इक्वल टू 25 आएगा सर, फिर उसको अंडर रूट करेंगे तो 0.5 आएगा। ठीक ठीक ठीक। तो एक बहुत सिंपल सी चीज़ है वैसे, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक चीज़ यूज़ करी लास्ट में। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या यूज़ किया था कि नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स इज इक्वल टू 2pq इनटू टोटल पॉपुलेशन। अभी तो किया था 96 जिसमें आंसर आया था। अगर मैं उसी चीज़ को अगर ऐसे यूज़ करता हूँ सेम चीज़ में, सिर्फ हेटेरोजाइगस से आई विल राइट होमोजाइगस। नंबर ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट जो है, नंबर ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट्स इज इक्वल टू देयर फ्रीक्वेंसी, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है पी स्क्वायर इनटू टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन आपको कितनी दी हुई है, आप सबको ऐड कर लो। कांट दिस बी द फॉर्मूला, आई मीन दिस बी द इनिशियल इक्वेशन टू स्टार्ट? हो सकती है जो नंबर है इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू टोटल पॉपुलेशन। सिंपल, ये तो फंडा है, वो यूज किया था पहले वाले क्वेश्चन में भी। अब होमोजाइगस डोमिनेंट तुमको कितना दिया हुआ है? 200। आई हैव गिवन यू 200 and their frequency is p square. You all know it because you know the formula, you know the initial thing, है ना? तो बस टोटल कर दो, खत्म कहानी। कुछ करना ही नहीं है, पी आ जाएगा आराम से डायरेक्टली 0.5। अगर किसी को प्रॉब्लम है इसको समझने में, तो पहले वाला क्वेश्चन में जो हमने यूज किया था, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स इज इक्वल टू देयर फ्रीक्वेंसी यानी कि 2pq इनटू टोटल पॉपुलेशन, ये तो किया था फर्स्ट क्वेश्चन, यही किया था। जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं वो कैसे आप निकालोगे? किसी कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल आप कैसे निकालते हो? फ्रीक्वेंसी इनटू टोटल पॉपुलेशन कैसे निकालते हो? तो पी आ जाएगा, आपको कैलकुलेट हो जाएगा। अगर ये भी मुश्किल लगता है, अगर ये भी मुश्किल लगता है तो जैसे मोल फ्रैक्शन निकालते हो कि पर्टिकुलर मोल अपॉन टोटल मोल्स, उससे भी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो हम चाहें तो फ्रीक्वेंसी को एक तरीके से और निकाल सकते हैं कि मान लो अगर मुझे पी निकालना है तो पी मैं कैसे निकालूंगा? ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं? टोटल डोमिनेंट एलील्स अपॉन टोटल एलील्स इन पॉपुलेशन। क्या मैं ये फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूँ? पर्टिकुलर एलील्स अपॉन टोटल एलील्स, ऐसा भी तो यूज कर सकते हैं। मतलब पर्टिकुलर अगर मुझे डोमिनेंट एलील्स निकालनी है तो डोमिनेंट एलील्स अपॉन टोटल एलील्स, वो तो फ्रीक्वेंसी दे देगा मुझे। जैसे मोल फ्रैक्शन निकालते हो वैसे भी तो कर सकते हो। तो अब मुझे टोटल डोमिनेंट एलील्स कितने हैं हमारे पास? टोटल डोमिनेंट एलील्स कितने हैं हमारे पास? डोमिनेंट एलील्स हमारे पास कितने हैं?
अगर हम कहें कि हमारे पास होमोजाइगस डोमिनेंट्स का नंबर कितना है 200 और हर एक डोमिनेंट ऐसा कह सकते हैं क्योंकि होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल्स हैं 200 होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल्स हैं 200 और हर एक इंडिविजुअल के पास दो दो डोमिनेंट एलील हैं। तो अगर 200 लोग हैं और 200 लोग में हर एक के पास अगर दो दो डोमिनेंट एलील हैं तो टोटल डोमिनेंट एलील कितने हो गए 200 × 2 और जो हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स हैं वो कितने 400 और उनके पास एक ही डोमिनेंट एलील है एक ही डोमिनेंट एलील है तो उसमें हो जाएगा 400 × 1। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं तुम्हारे पास टोटल डोमिनेंट एलील कितने आ जाएंगे 800। आई होप ये क्लियर हो गया। डोमिनेंट एलील्स कैसा हो जाएगा 800 हो जाएंगे ये। और अगर टोटल एलील्स देखेंगे तो वो 800 लोग हो गए और हर एक के पास दो दो एलील है तो टोटल एलील्स कितने हो जाएंगे 1600। तो फिर पी आप आराम से निकाल सकते हो। पी हो जाएगा आपका 800 डोमिनेंट एलील अपॉन टोटल एलील्स दैट इज 1600। I think again you will get the same answer as 0.5. Can this could this be a method also? I want to ask you all. हम ये मेथड भी तो अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर किसी को पहले वाले मेथड में प्रॉब्लम हो रही हो तो ये वाला कर सकता है। आप कोई भी मेथड यूज कर लो जो आपको अच्छा लगे आप यूज कर लो। जिन लोगों को पहले वाला समझ में नहीं आया वो दूसरा वाला कर लें, जिन लोगों को दूसरा समझ में नहीं आया वो पहला वाला कर लें और कोई अगर अपना मेथड लगाना चाहता है वो अपना भी लगा ले। दोनों क्वेश्चन नोट कर लेना ठीक है अपने पास। दोनों क्वेश्चन नीट में आए होंगे। Now we were studying Hardy-Weinberg principle, बिल्कुल वही पढ़ रहे हैं हम लोग। और Hardy-Weinberg principle में हमने कहा कि gene pool remains constant, the frequency of allele remains constant from generation to generation, and we say that there is no evolution taking place, है ना? मतलब population is not evolving if Hardy-Weinberg principle is being followed. That is called Hardy. That is we can understand about evolution हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जैसे कि Hardy-Weinberg प्रिंसिपल से अगर डिपार्चर होता है, फिर तुमसे मैंने एक पूछा था स्टेटमेंट कि एवोल्यूशन इज अ डिपार्चर फ्रॉम Hardy-Weinberg प्रिंसिपल, यू ऑल सेड कि यस इट इज ट्रू बिकॉज इफ एनी पॉपुलेशन इज नॉट फॉलोइंग Hardy-Weinberg प्रिंसिपल मीन्स कि it is getting evolved. So how the population can departure from Hardy-Weinberg equilibrium? How population departs from the Hardy-Weinberg equilibrium?
how the frequency of allele changes. If the frequency of allele remains constant from generation to generation, that means evolution is not taking. But if the frequency changes, that means evolution is taking place. Now the point is this: how the frequency of allele changes. What could be the methods to change the frequency of allele? What are the factors which change the frequency of allele? These factors are gene migration, genetic drift, mutation, genetic recombination, and natural selection, mutations. हाँ बिल्कुल everything. तो सारे के सारे जो factors हैं, all these factors are responsible for affecting the Hardy-Weinberg principle and causing change in the allelic frequencies and therefore pertaining the population for evolution. First of all, we have gene migration. तो जैसे माइग्रेशन होता है बिल्कुल वही है. भाई माइग्रेशन इज द movement of individuals or movement of animals from one population to the other. That is called migration. Definitely when these animals will migrate, they will carry with themselves alleles. They will carry with themselves genes. So when they are migrating from one population to the other, they carry with themselves alleles. And if they breed within the host population, जिस population में ये पहुंचते हैं, वहां जाकर के अगर ये ब्रीड करते हैं, अगर ये इंटरब्रीड करते हैं उस population के अंदर, तो उसके जीन पूल में ये अपने alleles को ऐड करेंगे. For example, if I say कि some animals from India migrated to Africa. For example, some animals from India migrated to Africa. Now, in India, these animals have got a specific gene pool. In Africa, the gene pool will be different, slightly different, because animal तो same species के ही हैं, तो ज़्यादा difference तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी कुछ तो होगा ही होगा. अब है तो सारे होमो सेपियंस ही, इंडिया के भी, अफ्रीका के भी, ऑस्ट्रेलिया के भी, इंग्लैंड के भी, यूरोप के भी, चाइना के भी, हैं तो सारे सेम स्पीशीज के ना. बट फिर भी क्या डिफरेंस है? यस, फिजिक, स्टैचर, कलर, डिफरेंट. सो व्हाई वी हैव सच डिफरेंस? अलील्स, थोड़े बहुत अलील्स ऊपर नीचे हैं, इसीलिए डिफरेंसेस हैं, लेकिन स्पीशीज तो सेम ही है. स्पीशीज इज सेम. वी ऑल आर होमो सेपियंस सेम. तो वही बात कर रहा हूँ कि कुछ एनिमल्स इंडियन पॉपुलेशन से जैसी अफ्रीकन पॉपुलेशन के अंदर गए और अफ्रीकन पॉपुलेशन के अंदर उन्होंने इंटरब्रीड किया, तो क्या उन्होंने अपने अलील्स अफ्रीका के जीन पूल में ऐड किए? ठीक है, एक आंसर आ गया, दो आ गए, तीन आ गए कि भाई किया. तो उन्होंने जब अलील्स को ऐड किया, तो क्या अफ्रीका के जीन पूल के अंदर जो अलील की फ्रीक्वेंसी है उसमें चेंज आया? जब नए अलील ऐड हुए तो क्या वहां पर अलील फ्रीक्वेंसी में चेंज आया? तो यस, आंसर आ गया मेरे पास कि हाँ जी सर आया. तो जब अलीलिक फ्रीक्वेंसीज में चेंज आया तो क्या अफ्रीका की पॉपुलेशन इवॉल्व हुई? तो यस, बिल्कुल सबने आंसर दे दिया मुझे यस कि हाँ भाई पॉपुलेशन सर इवॉल्व हो रही है. आप जैसा बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं कि पॉपुलेशन इवॉल्व हो रही है. बिल्कुल सही जवाब है, पॉपुलेशन इवॉल्व हो रही है. लेकिन अब तुम लोगों इस चीज का कुछ और मतलब मत लेना कि सर पॉपुलेशन इवॉल्व हो रही है तो नई स्पीशीज में कन्वर्ट कर दो उसको. अरे इतनी जल्दी नहीं होता, क्योंकि कुछ बच्चे एवोल्यूशन का मतलब स्पीसिएशन ले लेते हैं.
कुछ बच्चों के दिमाग में ये चीज एंटर कर जाती है कि सर एवोल्यूशन का मतलब है नई स्पीशीज का बनना। नो, अरे नई स्पीशीज बनेगी लेकिन इतनी जल्दी थोड़ी बन जाएगी कि कुछ जानवर तुमने इंडिया से अफ्रीका भेज दिया, वहां उन्होंने इंटरब्रीड कर दिया, अलील को ऐड कर दिया, वो नई स्पीशीज बन गई। ये थोड़ी होता। अगर ये होता रहा, इफ द जीन माइग्रेशन कंटिन्यूज, द एनिमल्स फ्रॉम इंडिया they continue migrating, they move into the African population, so this will result in a gene flow, that the gene is flowing from India to Africa. So NCERT लिखती है कि if the gene migration continues, it results in gene flow. Okay, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बच्चों की नई स्पीशीज बन गई, क्योंकि कुछ बच्चे अपनी मेंटालिटी ऐसी बना लेते हैं कि सर ने अगर एवोल्यूशन बोला है तो इसका मतलब नई स्पीशीज। क्योंकि हम लोग पढ़ लेते हैं ना अडेप्टिव रिलेशन में, एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम द प्रीवियस वन, तो वो एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज को ऐसे याद कर लेते हैं कि इसका मतलब कि भैया नई स्पीशीज ही बनेगी और ये चैप्टर में नई स्पीशीज ही बनानी। ऐसा नहीं है, एवोल्यूशन का मतलब ये नहीं होता। एवोल्यूशन का मतलब होता है चेंज, जस्ट अ चेंज। जैसे आज अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हो या आज आप मेरा लेक्चर बहुत ध्यान से सुन रहे हो, तो उसका मतलब प्रीवियस लेक्चर से आज आपने कुछ एवोल्यूशन, या प्रीवियस लेक्चर आप बहुत मेरे इंटरेस्टिंगली सुनते थे, आज आप थोड़े कम इंटरेस्ट से सुन रहे हो, तो इसका मतलब आपने फिर एक एवोल्यूशन। या आज अगर आपने 4 घंटे पढ़ाई करी लेकिन अगर आपने 2 ही घंटे पढ़ाई करी थी, तो इसका मतलब आज आपने एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन का मतलब तो आप कहीं से भी ले सकते, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि यार नई स्पीशीज बना डालो। ठीक है, बनेगी लेकिन अभी नहीं बनेगी, टाइम लगेगा, बहुत टाइम लग जाएगा, तब जाकर हो सकता है कि वो नई स्पीशीज में बन जाए, और हो सकता है ना भी बने। क्यों बने भाई? सारे के सारे जानवर तुम भारत से पहुंचा दो अफ्रीका में और वो सब इंटरब्रीड कर जाए वहां पे। अब सब इंटरब्रीड कर जाएं तो उनके जीन पूल में कुछ अलील ऐड हो जाएं, लेकिन उनके जीन पूल को अगर ज्यादा फर्क ना पड़े तो क्या वो नई स्पीशीज बनेगी? नहीं बनेगी। उनके पास पहले से अगर अलील अच्छे वाले हैं और तुमने रेसेसिव अलील जाके ऐड कर दिए तो कोई कुछ हुआ थोड़ी। तो या कुछ एक डोमिनेंट, मतलब कहने का मतलब ये है कि इफ दिस हैपेंस it may result into new population, it may result into new species, it may not also, but what Hardy-Weinberg principle says, what I am telling you is Hardy-Weinberg. Try to understand Hardy-Weinberg. Hardy-Weinberg says change in the allelic frequency is evolution. Change in the allelic frequency is evolution. That does not mean it will cause new species. That does not mean that. But yes, it may result into that. The result could be a new species, but it is not random, it is not abrupt, है ना, एकदम से नहीं हो सकता, टाइम लग सकता है और हो सकता है ना भी हो। बट एवोल्यूशन का ना मीनिंग समझना चाहिए। एवोल्यूशन शब्द का मतलब एज फार एज जेनेटिक्स इज कंसर्न, जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो इसके अंदर आपके बॉटनी में भी चल रहा है, evolution in terms of genetics, evolution in terms of Hardy-Weinberg principle, evolution in terms of the neo-Darwinism or the modern theory is only that if the allelic frequency of a gene in a gene pool changes, that means the population is evolving, that means the population is changing. But change does not mean it is converting into new species at the same time. No, it takes time. है कि नहीं ये चीज? आई होप जो है मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है? So Shagir, you have raised your hand. Do you have a doubt or it was just by mistake? चलो तो फिर अगला देखते हैं। जीन माइग्रेशन तो क्लियर हो गया।
व्हाट इज जीन माइग्रेशन। अब देखते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब होता है रैंडम चेंज इन एलेलिक फ्रीक्वेंसी। A random change in allelic frequency which occurs by chance and not by natural selection. A random change in allelic frequency which occurs by chance and not by natural selection. ड्रिफ्ट का ना मीनिंग समझ लो। ड्रिफ्ट का मतलब होता है लॉस ऑफ अलील्स। लॉस ऑफ अलील्स। वैसे तो माइग्रेशन का मतलब क्या था कि जीन इज माइग्रेटिंग फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू द अदर पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन के अंदर अलील का जाना, मतलब दो पॉपुलेशन उसके लिए होनी चाहिए। माइग्रेशन के लिए दो पॉपुलेशन होनी चाहिए, बिकॉज एक पॉपुलेशन से अलील चलेगा और दूसरे पॉपुलेशन में एंटर करेगा, तो वहां पे दो पॉपुलेशन का होना अनिवार्य है। कहां पे? कल कहां पे? वेयर? जीन माइग्रेशन। जीन माइग्रेशन, करेक्ट, गुड। तो लेकिन ड्रिफ्ट का मतलब ये नहीं। ड्रिफ्ट का मतलब है लॉस ऑफ अलील। खत्म कर दो अलील। अब खत्म करने के ना दो तरीके होते हैं, या तो भगा दो कि वापस लौट के ना, मतलब कुछ लोगों को पॉपुलेशन से भगा दिया कि अब ना लौट के मत ना बताओ, भागो। तो फिर उस ओरिजिनल पॉपुलेशन में तो अलील लॉस्ट, ठीक है ना। एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या है? मार डाल, खत्म, ठीक है ना। तो मार डालेंगे तो फिर अलील कैसे खत्म होंगे। तो ड्रिफ्ट का ना एक ही मतलब है, लॉस ऑफ अलील्स, बट दैट अकर्स बाय चांस इवेंट, नॉट बाय नेचुरल सिलेक्शन, है ना। चांस इवेंट से अलील्स को लॉस करना। चांस इवेंट्स का मतलब जैसे अर्थक्वेक, एपिडेमिक, फ्लड, हंटिंग, ठीक है। These are chance events, ठीक है। So by these events, if the alleles are getting lost from the population, that means the population has undergone genetic drift. This is also called Sewall-Wright effect, because Sewall-Wright दो लोगों ने, Sewall-Wright नाम है पर्सन का, और ये नॉन डायरेक्शनल फैक्टर है। नॉन डायरेक्शनल कैसे है लिखते हैं? नॉन डायरेक्शनल कैसे? क्योंकि जो अलील लॉस्ट हो रहा है वो इररिस्पेक्टिव ऑफ द एडवांटेज है, मतलब हो सकता है एडवांटेजेस हो सकता है डिसएडवांटेजेस, कोई भी लॉस। अ वेरी गुड एग्जांपल इज कि इन क्लास 10 वो हाथी की चलने वाला एग्जांपल है कि बीटल्स के ऊपर पैर रख दिए, रेड बीटल ब्लू बीटल मर गए, इफ यू रिमेंबर दैट। तो बीटल्स को क्या पता कि हमारी मौत आई है? बीटल्स को तो नहीं पता, चांस फैक्टर था। हाथी चला, बीटल मर गए, अब उनकी मौत आई थी, वो मर गए। लेकिन क्या ये नेचुरल सिलेक्शन था? नहीं ना, ये नेचुरल सिलेक्शन थी, ये चांस इवेंट था भाई, कि वो मर गए बेचारे, पैर के नीचे आ गए, मर गए। तो इट वाज अ चांस इवेंट, इट वाज नॉट नेचुरल सिलेक्शन।
So drift is actually the loss of alleles from the population, from the gene pool by chance event. I'm talking. Try to understand it. It's all about understanding and nothing else. If you understand it, then you can easily write on your own words. No need of notes also. दूसरी बात कि नॉन डायरेक्शनल वर्ड्स जो इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर। जब हाथी चल रहा था हाथी चल रहा था तो उसने क्या देख के पैर रखा कि यार ये ब्लू वाला बीटल है तो इसको ना मारो बिकॉज ये सुंदर लग रहा है, और रेड वाले को मार दो बिकॉज लाल रंग मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, खून लाल है तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो रेड को मार दूंगा ब्लू को बचा लूँ। इट वॉजंट लाइक दैट। जो पैर के नीचे आ गया वो मर गया, अब वो चाहे लाल हो चाहे नीला हो, है ना। हो सकता है रेड वाले ज्यादा आ गए हो पैर के नीचे तो रेड वाले ज्यादा मर गए होंगे, हो सकता है ब्लू वाले ज्यादा आ गए तो ब्लू वाले, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ द एडवांटेज, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फीचर्स, the individual which comes in front of that event, experiences that event, gets whether that individual was advantageous to the population or whether disadvantageous doesn't matter, है ना। गोली चल रही है, हो सकता है प्रोफेसर को लग जाए, हो सकता है डॉक्टर को लग जाए, हो सकता है किसी इंजीनियर को लग जाए, हो सकता है किसी बिजनेसमैन को लग जाए, हो सकता है किसी चोर को लग जाए, तो वो नाम पूछ के नहीं लगती, लगे तो लगे पे। तो इसलिए ये चांस इवेंट एंड इज नॉट नेचुरल सिलेक्शन, आई मीन टू से, वेरी इंपॉर्टेंट। गुड, शाबाश, समझ गया। इसमें दो इफेक्ट्स हैं, वन इज बॉटलनेक इफेक्ट एंड अदर इज फाउंडर्स इफेक्ट। तो जो मैं हंटिंग की बात कर रहा हूँ ना, हंटिंग, killing, that comes in bottleneck effect, और यही हुआ इंडिया में चीता के साथ। हंटिंग होगी चीता की, हमने मार डाला चीता को। अब जो बेचारे थोड़े बहुत बच्चे थे, मान लो उनके पास कुछ अच्छे अलील्स नहीं थे और उनके जो बच्चे थे वो डिजीज रेजिस्टेंट नहीं रह पाए, है कि नहीं, और ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाए, और आज चीता भारत में नहीं मिलते, अफ्रीका में कुछ है। तो पॉइंट इज दिस कि बॉटलनेक का मतलब तो होता है एलिमिनेट द एलील्स, खत्म कर दो सीधा, दैट इज बॉटलनेक। और जो रिमेनिंग पॉपुलेशन बच जाए, अगर तो वो अपनी रिचनेस को दोबारा से वापस ला पाए तो ठीक है, इट विल सेव इटसेल्फ फ्रॉम एक्सटिंक्शन, बट इफ नॉट देन फिनिश्ड। तो डिपेंड्स कि जो बच रहा है क्या वो अपनी फॉर्मर रिचनेस को दोबारा ला सकता। और आप बोलोगे सर यहाँ पे अलील की फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज हुई, तो मैं बता दूं, पहले पॉपुलेशन इतनी थी, पहले जीन पूल इतना था, अब जब ये मर गए तो इतने रह गए, तो डेफिनेटली जीन पूल कम हो गया, यानी अलील की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, चेंज। फ्रीक्वेंसी कम हुई ज्यादा हुई कोई बात की बात है, चेंज बोलना, कम ज्यादा नहीं बोलना, कम ही ज्यादा हुई अलग बात है, को छोड़ दो। फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, चेंज। तो रिमेनिंग पॉपुलेशन में अलील की फ्रीक्वेंसी अपनी पेरेंटल पॉपुलेशन से कैसी हो गई, चेंज। फाउंडर इफेक्ट क्या बोलता है, फाउंडर इफेक्ट बोलता है कि सपोज एक पॉपुलेशन रहती है, सपोज पॉपुलेशन रह रही है ना, और बीच में ना बाढ़ आ गई या धरती फट गई, तो कुछ लोग इधर रह गए, कुछ लोग इधर रह गए। अब बीच में अब ज्योग्राफिकल बैरियर आ गया, तो ना इधर के लोग इधर जा सकते हैं, ना इधर के लोग इधर आ सकते हैं। एनिमल्स को लेकर के बात कर लेते हैं, तो ना इधर के एनिमल इधर आ सकता है, ना इधर का एनिमल इधर आ सकता है। तो ये अपने पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में अडेप्ट करेगा, ये अपने पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में अडेप्ट करेगा। पहले तो दोनों साथ साथ ही रहते थे, ऐसी बात नहीं, पहले तो पॉपुलेशन साथ साथ ही थी, लेकिन कोई ऐसा घटना हो गई अब जिससे क्या हुए, बिछड़ गए। अब जब ये बिछड़े तो ऐसे बिछड़े कि फिर आपस में कभी मिल ना पाए, तो जब ये मिल ना पाए तो हो सकता है कि भाई जो इधर, ये जो इधर आए, इधर वाले,
इनको कोई ऐसा एनवायरनमेंट मिले जो पेरेंटल एनवायरनमेंट से एकदम अलग हो, तो अडेप्ट करेंगे तो नई स्पीशीज बन सकती है। तो जो लोग इधर रह गए, सपोज जो एनिमल्स इधर रह गए, they are the founders of the new population that will be created by them here. So they will fix a different allelic frequency because they have no specific alleles only, some alleles only, because they have been drifted from the parental population, drifted away from the parental population. So when they have been moved away from the parental population, drifted away from the parental population, they will develop a new population of their own with different allelic frequencies, and definitely they may turn into a new species, and that's what happens in the Darwin's case. पहले चिड़िया सब साथ में थी, साउथ अमेरिकन मेनलैंड पे गैलापेगस पे गई, तो गैलापेगस हल्के हल्के दूर होते चले गए, ये चिड़िया वापस लौट के आ नहीं सकी। आज वापस लौट के आ नहीं सकी, इधर सीड्स हो गए खत्म आइलैंड के ऊपर, तो फिर मजबूरी में क्या मिला खाने के लिए, इंसेक्ट तो खाए, अपने घर तो जा नहीं सकती। अब तुम कल को डॉक्टर्स बनोगे, बाहर जाओगे, हॉस्टल में रहोगे, मेस का खाना खाओगे, घर का खाना तो नहीं खा पाओगे। वही समझ लो कि जो लोग इधर गए, जो सेपरेट हुए, या जिन्होंने अपना घर छोड़ा, ऐसे कह लो, और ऐसा छोड़ा कि फिर वापस कभी लौटे ही नहीं, और वहां पे अडेप्टेशन करना पड़ा अलग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, तो फिर they developed into new species because they fixed a different allelic frequency in their population created by them at the new settlement जहाँ पे वो रह रहे हैं, अब वो पहुंचे। अच्छा, फाउंडर इफेक्ट को ना कुछ लोग जो है जीन माइग्रेशन समझ लेते हैं कि भाई पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम, जैसे गैलापेगस आइलैंड पे चिड़िया आई तो साउथ अमेरिका छोड़ के आई तो माइग्रेट करके, ऐसा समझ के लोग। हाँ तो ठीक है, माइग्रेशन तो हुआ है, लेकिन ये माइग्रेशन बिटवीन टू पॉपुलेशन नहीं है, ये अपनी पेरेंटल पॉपुलेशन को छोड़ के आए हैं, और ऐसा छोड़ के आए कि वापस कभी लौटेंगे नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल, और ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे ये एग्जिस्ट शायद नहीं करते। ये अपना एक नया घर, नया आशियाना बनाने के लिए निकले, समझा? ये किसी पॉपुलेशन में मिक्स होने नहीं जा रहे, नो। अगर एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में जाते तब तो उसको जीन माइग्रेशन कहते थे, लेकिन ये जब अपनी पॉपुलेशन से छोड़ के, अपने घर को छोड़ के निकले हैं, तो ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे ये पहले से एग्जिस्ट नहीं करते। आई बात समझ में? तो इसलिए वहां पे जाके नई स्पीशीज बना पाएंगे ना, ऐसे भी बना लेंगे। अगर वहां भी पॉपुलेशन कोई ना कोई एग्जिस्ट करती होगी तो मिक्स कर जाएंगे फिर, है कि नहीं? तो डिपेंड्स कि ये किस इन्वायरमेंट में हो। अगर इनको इन्वायरमेंट चेंज मिलता है तो ये अपनी एक डिफरेंट अर्ली फ्रीक्वेंसी को फिक्स करके नए अडेप्टेशन के साथ, डिफरेंट अडेप्टेशन के साथ एक न्यू स्पीशीज बना सकते हैं, एंड दैट व्हाट हैपेंड इन द डार्विन्स फिंचेस। तो जो ये लोग माइग्रेट करके निकले या किसी अकस्मात इवेंट की वजह से सेपरेट हो गए अपने पेरेंट्स से, these are the founders of the new population which will be created by them at the new settlement. So since they are the founders of the new population and new species, it is called founders. जो लोग अपने घर को छोड़ के निकले या जो लोग अकस्मात किसी इवेंट से सेपरेट हो गए, they are the founders now. They will found, they will develop, they will form a new population with a different allelic frequencies to form new species. है कि नहीं? लेकिन ये कोई बात है, ये इतनी जल्दी नहीं होगा, it will take time. एकदम से नहीं होगा, it will take time. सर ऐसा हो सकता है कि मतलब पॉपुलेशन डिवाइड होता है और दोनों अलग अलग जगह पहुंचते हैं और पेरेंटल पॉपुलेशन जो है वो खत्म हो जाती है। देखो, हाँ, पेरेंटल पॉपुलेशन तो फिर भी
आई मीन पेरेंटल आप किसको कह रहे हो? अगर आपने एक ग्रुप को दो में डिवाइड किया है तो एक पेरेंट होगा और एक फाउंडर। आप चाहो तो उन दोनों को फाउंडर्स भी कह सकते हो। द पॉइंट इज दिस कि वो ऐसे सेपरेट हों कि ऐसे अलग फ्रीक्वेंसी फिक्स हो कि ये भी वो एक अलग स्पीशीज बन जाए और ये एक अलग स्पीशीज बन जाए। मतलब जो दो ग्रुप आपने सेपरेट करे ना, अगर ये भी नई स्पीशीज बन जाए और ये भी नई स्पीशीज बन जाए, तब तो आप दोनों को फाउंडर कह सकते हो। लेकिन जो सेपरेट हुआ है उसमें से सिर्फ एक नई स्पीशीज बन रहा है, बाकी तो दूसरा है वो तो वैसा का वैसा ही है जो पहले था, और आज भी वैसा ही है जो पहले था। इसका मतलब इसमें चेंज नहीं आया, इसका मतलब ये पेरेंटल है। आई होप यू गॉट इट। Okay, then with this this was all about today's में दो चीजें हम लोग देखते हैं। कुशाग, you want to ask कुछ? कुशाग, कंपलसरी तो नहीं होगा ना कि दोनों ही फाउंडर बनेंगे? कंपलसरी नहीं बोला मैंने, कंपलसरी नहीं है, बट हाँ एग्जाम्पल्स जो हैं हमारे पास हम उसके थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट कंपलसरी नहीं। लेकिन एक बात ट्रूथ है कि जो ये सेपरेशन हुआ है उससे वो एक डिफरेंट एलिक फ्रीक्वेंसी को जब फिक्स करते हैं पॉपुलेशन के अंदर न्यू सेटलमेंट में, तब चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि वो नई स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाए। कुशाग, और साउथ अमेरिका की जो चिड़िया है उसमें वो मेनली तो सीडी खा रही है, ठीक? यानी वो पेरेंटल पॉपुलेशन गैलापागोस आइलैंड में वो अपनी पेरेंटल पॉपुलेशन की सीड ईटिंग बर्ड से डिफरेंट हो गई है ना। जबकि जो पेरेंटल पॉपुलेशन है साउथ अमेरिका में तो अभी भी सीडी खा रही है, उसको वहां पे ऐसी कोई चेंज नहीं देखने को मिली और नहीं हुई। अगर साउथ अमेरिका में भी कुछ ऐसा कंडीशन लगने लग जाए, सिलेक्शन प्रेशर, तो हो सकता है वो भी एक नई स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाए, बट ऐसा अभी तक देखने को तो नहीं मिला हमें। कुशाग अग्रवाल, कुशाग कहाँ गए? हो गए क्लियर? ओके, और किसी को डाउट है?